नमस्ते। आज हम अफ्रीका के दिल की यात्रा पर निकलेंगे। हमारा गंतव्य अशांति साम्राज्य, जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। एक रानी की कहानी को उजागर करते हुए मेरे साथ जुड़ें, जो साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। यह कहानी है या असांतेवा की, जो अशांति साम्राज्य की एक महान रानी थी। या असांतेवा का जन्म 1840 के दशक में हुआ था, एक समय जब अफ्रीका में कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। उनका जन्म स्थान बेसेसे था, जो अशांति साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था, जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। उनका जन्म नेतृत्व करने वाले परिवार में हुआ था, जो अपने समय के प्रमुख और प्रभावशाली परिवारों में से एक था। उनके भाई नाना अक्वासी अफ्रेन ओकपेस एडवेसो के प्रमुख थे, जो एक सम्मानित नेता थे। बचपन से ही या असांतेवा अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के लिए जानी जाती थी, जो उनके भविष्य के नेतृत्व का संकेत था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थीं, जो उन्होंने अपने समुदाय के साथ साझा किया। या असांतेवा ने एक पूरा जीवन जिया, जिसमें उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई। उन्होंने खेती की, अपने परिवार का पालन पोषण किया और एक मां बनी, जो अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणा थी। वो अपने समुदाय की एक महत्वपूर्ण सदस्य थीं, जो हमेशा उनके कल्याण के लिए काम करती थी। उन्हें क्या पता था कि भाग्य ने उनके लिए और भी योजनाएं बना रखी हैं, जो उन्हें इतिहास में अमर कर देंगी। भाग्य उनकी बहादुरी को पुकारेगा और वो अपने लोगों के लिए लड़ेंगी। भाग्य उन्हें एक किंवदंती बना देगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। अशांति संस्कृति में क्वीन मदर का एक विशेष स्थान होता था। वो समाज की रीढ़ थी। वो सिर्फ एक शासक नहीं थी, वो एक संरक्षक थी, जो अपने लोगों की देखभाल करती थी। वो लोगों की विरासत की संरक्षक थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। वो अपने लोगों की भलाई के लिए जिम्मेदार थी और हर निर्णय में उनकी भलाई का ध्यान रखती थी। रानी मां ने राजनीतिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे राज्य की दिशा तय होती थी। वो राजा की सलाहकार थीं और उनके सुझावों का महत्व था। उनकी आवाज का वजन था और उनके शब्दों का असर होता था। उनके ज्ञान ने राज्य का मार्गदर्शन किया और उनके अनुभव ने सबको प्रेरित किया। अपने भाई की मृत्यु के बाद या असांतेवा एडवेसो की रानी मां बनी और उन्होंने इस भूमिका को गर्व से निभाया। उन्होंने इस भूमिका को खुले हाथों से अपनाया और अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपने लोगों की प्रबल रक्षक थीं और हर संकट में उनके साथ खड़ी रहीं। वो उनके कल्याण के लिए समर्पित थीं और हर संभव मदद करती थीं। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थीं और उनके निर्णय हमेशा सही साबित होते थे। उनकी निष्पक्षता के लिए उनका सम्मान किया जाता था और लोग उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन उनके शासनकाल का इम्तिहान होने वाला था और चुनौतियां उस सामने थीं। क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा था, जो सब कुछ बदल सकता था। ब्रिटिश साम्राज्य के लालच से आया तूफान, जो अशांति राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर अफ्रीका पर अपनी नजरें जमा ली थीं। अशांति साम्राज्य अपने समृद्ध संसाधनों और स्वर्ण भंडार के साथ एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। अंग्रेजों ने व्यापार की आड़ में अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया। उन्होंने अशांति संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश की। उनकी रणनीतियां तेजी से आक्रामक होती गईं। उन्होंने अशांति रीति रिवाजों की अवहेलना की। उन्होंने अशांति परंपराओं का अनादर किया। अशांति लोग, गर्वीले और स्वतंत्र, ने ब्रिटिश अतिक्रमण का विरोध किया। वे अपनी इंडिपेंडेंटता को वैल्यू देते थे। वे अपने जीवन के तरीके को संजोते थे। टेंशन बढ़ गया। अंग्रेज अशांति प्रतिरोध से निराश होकर उनकी भावना को तोड़ने का रास्ता खोज रहे थे। उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो उतनी ही दुष्कर्जयी थी जितनी इंसल्टिंग। अशांति साम्राज्य के केंद्र में एक पवित्र वस्तु थी, गोल्डन स्टूल। गोल्डन सिंहासन केवल सिंहासन नहीं था, यह अशांति लोगों की आत्मा थी। यह उनकी एकता का रिप्रेजेंटेड करता था। इसने उनकी शक्ति को मूर्त रूप दिया। ऐसा माना जाता था कि इसमें उनके पूर्वजों की आत्मा निवास करती है। गोल्डन सिंहासन को छूना असेक्रेटता थी। इसे अपना बताकर डिमांडेड ना घोर उकसावे का कार्य था। फिर भी ठीक यही ब्रिटिश गवर्नर फ्रेडरिक हॉडसन ने किया।
1900 में उन्होंने गोल्डिम सिंहासन की मांग की। उसने अहंकार से माना कि इसे जब्त करने से अशांति प्रतिरोध टूट जाएगा। उसने अशांति भावना को कम करके आंका। उसने अशांति साहस को कम करके आंका। अशांति सरदार इस मांग से नाराज होकर अपनी प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। वे जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कुछ ने कूटनीति का तर्क दिया, यह सोचते हुए कि बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। दूसरों ने समझौता करने का तर्क दिया, यह मानते हुए कि यह संघर्ष से बचने का एकमात्र तरीका था। लेकिन यह अशांतेवा को इनमें से कोई भी बात मंजूर नहीं थी। उनके दिल में एक अलग ही आग जल रही थी। वो सभा को संबोधित करने के लिए उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। जुनून से भरी उनकी आवाज कमरे में गूंज उठी, जैसे हर शब्द में एक नई ऊर्जा हो। असांटे जैसे गर्वीले और बहादुर लोग कैसे चुपचाप बैठकर देख सकते हैं जबकि गोरा आदमी उनके राजा को ले जा रहा है। उसने गरजा। सवाल उनके दिलों में गूंज उठा, अगर आप असांते के पुरुष गुलामी के दिनों में वापस जाने को तैयार हैं तो मैं नहीं जाऊंगी, उसने घोषणा की। उसकी आवाज में एक अडिग विश्वास था। मैं अपनी साथी महिलाओं का आह्वान करूंगी, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। हम गोरे आदमी से लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे खून की आखिरी बूंद नहीं गिर जाएगी। यह उनका अंतिम संकल्प था। भाग 6 स्वर्ण सिंहासन का वॉर। या असांतेवा के शब्दों ने अशांति लोगों के दिलों में आग लगा दी। उन्होंने हथियार उठा लिए। वे अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार थे। वे अपने सम्मान की रक्षा के लिए तैयार थे। स्वर्ण सिंहासन का युद्ध शुरू हो चुका था। 65 साल की उम्र में या असांतेवा अशांति सेना की सेनापति बनी। वो एक शानदार रणनीतिकार थी। वो एक निडर नेता थी। उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सैनिकों का लीडरशिप किया। अशांति ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अंग्रेजों पर भारी हताहत किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपनी जमीन की रक्षा की। भाग 7 निर्वासन और डिफायंस। स्वर्ण सिंहासन का युद्ध महीनों तक चला। अंग्रेज अपने बेहतर हथियारों के बावजूद भयंकर प्रतिरोध का सामना कर रहे थे। उन्होंने अशांति भावना को कम करके आंका। उन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ने की अशांति की इच्छा शक्ति को कम करके आंका। अंततः अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। उन्होंने या असांतेवा को पकड़ लिया और उन्हें सेशेल्स आइलैंड समूह में निर्वासित कर दिया। लेकिन निर्वासन में भी उनकी भावना अटूट रही। वो आशा की प्रेरणा देती रही। वो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। हालांकि स्वर्ण सिंहासन को कभी कैप्चर नहीं किया। आपके पीछे किया बावजूद अशांति प्रतिरोध की भावना का प्रमाण बना रहा। भाग 8 सोने से बनी हेरिटेज। या असांतेवा ने अपना शेष जीवन निर्वासन में बिता। या 17 अक्टूबर 1921 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। वो उपनिवेशवाद के खिलाफ अफ्रीकी प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। वो महिला लीडरशिप की प्रतीक बन गई। उनके साहस ने अफ्रीकियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उसने दुनिया को दिखाया कि भारी बाधाओं के बावजूद व्यक्ति को अपनी इंडिपेंडेंटता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप को लिंग का पता नहीं होता है। उन्होंने साबित कर दिया कि साहस उम्र से तय नहीं होता। भाग 9 या असांतेवा एक कालातीत इंस्पिरेशन। या असांतेवा की कहानी मानवीय भावना का प्रमाण है। यह साहस, दृढ़ संकल्प और अपने लोगों के लिए अटूट प्रेम की कहानी है। वो एक रानी हो सकती है, लेकिन यह उनकी भावना, उनका लचीलापन था जिसने उन्हें एक किंवदंती बना दी। या उनकी विरासत आज भी प्रेरित करती है। वो हमें उस चीज के लिए लड़ने की याद दिलाती हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। वो हमें चुनौती से कभी पीछे न हटने की याद दिलाती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ने लायक होती है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों न हो।